Good morning, dear students. Now today we discuss about the order of lattice energy. तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो मैंने बताया आपको. अगर लैटिस एनर्जी की बात की जाएगी, लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक फैक्टर तो आपका है चार्ज, लैटिस एनर्जी डिपेंड और टू फैक्टर्स. पहला है चार्ज और दूसरा है साइज़. तो लैटिस एनर्जी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. एक फैक्टर है चार्ज और दूसरा फैक्टर है साइज़. ओके. और अगर कोई आपसे पूछने लगे, पहला पॉइंट तो ये हो गया, और सेकंड पॉइंट ये कि अगर कोई आपसे पूछने लगे कि चार्ज और साइज़ में किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, तो साइज़ तो पिकोमीटर में होता है, साइज़ पिकोमीटर में होता है. इसीलिए जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है. अगर चार्ज और साइज़ दोनों में किसी एक को आपको चुनना हो तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर. लैटिस एनर्जी इज़ डिपेंड ओवर द चार्ज. ओके. तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे भी और साइज़ पे भी. लेकिन अगर इन दोनों में किसी एक को आपको सेलेक्ट करना हो तो लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर. ओके. यानी चार्ज इज़ डोमिनेटेड ओवर द साइज़ इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी के केस में चार्ज साइज़ पे डोमिनेट करेगा. ओके बच्चों. तो यहाँ पे देखें आप एक बार फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन है विच हैज़ मोर लैटिस एनर्जी, विच हैज़ मोर लैटिस एनर्जी. इन दोनों में से किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी? सबसे पहले तो आपके पास है NaCl एंड सेकंड है MgO. NaCl की बात करोगे तो Na के ऊपर +1 चार्ज, Cl पे -1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज. तो लैटिस एनर्जी इज़ डिपेंड ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ कैटायनिक चार्ज एंड मॉड ऑफ एनायनिक चार्ज. Z+ का मतलब कैटायन के ऊपर चार्ज, Z- का मतलब एनायन के ऊपर चार्ज. ये है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कि लैटिस एनर्जी चार्ज पे डिपेंड करती है. लेकिन चार्ज पे किस तरह से डिपेंड करती है? तो लैटिस एनर्जी इज़ डिपेंडेंट ओवर द Z+ एंड Z- ऑफ द चार्ज. ओके. तो यहाँ से लैटिस एनर्जी हम पहले वाले केस में कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ 1 × 1 × 1 = 1. ओके. और लैटिस एनर्जी हम सेकेंड केस में कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ 2 × 2 दैट इज़ 4. ओके. तो अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसको लिख सकते हैं 4. तो लैटिस एनर्जी पहले केस में 1 है और दूसरे केस में 4 है. तो इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है? लैटिस एनर्जी इसकी ज़्यादा है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि NaCl और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो तुरंत बोलिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू NaCl. NaCl के कंपैरिजन में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लैटिस एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा होगी. ओके. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. प्रॉपर्टीज़ दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या है ये? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड. तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें सबसे पहला है प्रॉपर्टीज़ का पॉइंट फिज़िकल स्टेट. तो फिज़िकल स्टेट में क्या होगा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म लैटिस. आयनिक कंपाउंड फॉर्म लैटिस. आयनिक कंपाउंड फॉर्म लैटिस. ionic compound form lattice. So solid state
So solid state is solid. So the state is solid state नहीं sorry बेटा. So the state is solid. So the state is solid. So the state is solid. तो इस केस में यहाँ पे स्टेट कैसे हो जाएगी बच्चों? सॉलिड हो जाएगी. ओके. सॉलिड एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट एंड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ आपसे तो NaCl ओके. NaCl तो NaCl का 3D अरेंजमेंट अगर हम बना करके दिखाएं तो देखें ज़रा गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है. NaCl का 3D अरेंजमेंट, एक Na+ अगर यहाँ पे है, एक Na+ यहाँ पे है तो इसके ऊपर एक Cl- यहाँ, एक Cl- यहाँ, एक Cl- यहाँ, एक Cl- यहाँ. एक Na को Cl यहाँ से, Cl यहाँ से, Cl यहाँ से, Cl यहाँ से और एक Cl आगे से और एक Cl पीछे से जाके कवर करता है. तो एक Cl यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस और एक Cl बच्चों यहाँ पे आ जाएगा. तो ज़रा गौर से देखिए और देख करके बताइए. NaCl स्ट्रक्चर में 1 Na+ इज सराउंडेड बाई 1 2 3 4 जो उसी प्लेन में है. 1 2 उस प्लेन के परपेंडिकुलर है 6. इन NaCl स्ट्रक्चर 1 Na+ इज सराउंडेड बाई 6 Cl-. सिमिलरली 1 Cl- इज सराउंडेड बाई 6 Na+. तो पहले लिख लीजिए. इन केस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर, in case of NaCl structure 1 Na+ is surrounded by 6 Cl-. Similarly 1 Cl- surrounded by 6 Na+. okay. इसके बाद है हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. melting point and boiling point due to their solid nature, melting point and boiling point is quite large. Melting point and boiling point is quite large. दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट. जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्वाइट लार्ज होता है. कैसा होता है? बड़ा होता है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, तो याद नहीं करना है आपको देखना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लैटिस फॉर्मेशन करते हैं. लैटिस फॉर्मेशन मतलब सॉलिड का फॉर्मेशन, और सॉलिड फॉर्मेशन होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट लार्ज, हाई होता है. कैसा होता है बच्चों? हाई होता है. ओके. तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया. इसके बाद हम क्या बोलेंगे? इसके बाद हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्टिविटी. तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे बच्चों तो कंडक्टिविटी किस तरह से वो करेंगे? ड्यू टू देयर सॉलिड नेचर दे डोंट हैव एनी फ्री आयंस. ड्यू टू द सॉलिड नेचर, due to the solid nature of ionic compound, due to the solid nature of ionic compound, no free ion is available for movement, so they are bad conductor of electricity. So they are bad conductor of electricity. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं. बिकॉज ऑफ नो फ्री आयन इज अवेलेबल फॉर द मोशन. दैट्स वाई दे हैव बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
दे हैव द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इन एक्वस और molten state, but in the aqueous or molten state they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity, इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं कि गुड कंडक्टर, तो उनसे पूछिए पहले किस स्टेट में जानना चाहते हो। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन एक्वस और मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या है, जब किसी आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो आयनिक कंपाउंड के चारों ओर सॉल्वेंट, आयनिक कंपाउंड को चारों ओर से सॉल्वेंट क्या करता है, घेर लेता है, ठीक है। और इस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे बोलते हैं हम सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड, व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड, ये उतार लीजिएगा आप लोग प्लीज़। व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड, व्हेन एनी आयनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन When any ionic compound is dissolved in, अगर कोई आयनिक कंपाउंड कहाँ डिसॉल्व कर दिया जाए, बोलें when any ionic compound is dissolved in water or any solvent, then solvent surround the ionic compound and release the energy known as solvation energy और हाइड्रेशन in case of water, in case of H2O। तो क्या बोला, जब किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट या वाटर में डाला जाता है तो वाटर उसको चारों ओर से सराउंड कर लेता है और सराउंड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है। जब किसी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स चारों ओर से उस आयनिक कंपाउंड को सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं, और उस केस में कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। अगर सॉल्वेंट दिया ना गया हो आपको तो सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इन केस ऑफ वाटर इट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये उतार लें आप लोग, इसके बाद मैं आगे की बात समझाता हूँ।
जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे NaCl की बात करते हैं। ये आपका Na+ है, Cl- है, फिर Na+ है, फिर Cl- है, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। ये एक आयनिक कंपाउंड है हमारे पास। आयनिक कंपाउंड मीन्स NaCl है, NaCl है। NaCl का अरेंजमेंट कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। एक Na को 6 Cl- सराउंड करता है और एक Cl- को 6 Na+ सराउंड करता है। इसीलिए आगे चल के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा 12th में कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कितना होता है बच्चों? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो मैंने ये आयनिक कंपाउंड लिया, इस आयनिक कंपाउंड को लेकर के मैंने वाटर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया मैंने? NaCl को लेकर के मैंने वाटर में डाल दिया। जब वाटर में डालते हैं तो ये आपका Na+ है, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब ज़रा गौर से देखें, वाटर को जब देखेंगे तो वाटर के पास एक पोर्शन होता है H+ का और दूसरा होता है OH- का। तो वाटर के पास दोनों पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन भी है और नेगेटिव पोर्शन है। तो जब Na+ की बात करेंगे तो Na+ को वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट आएगा बुलाने के लिए, वाटर का नेगेटिव पार्ट आएगा बुलाने के लिए। नेगेटिव का मतलब OH, ठीक है। और जब इसके नेगेटिव वाले पोर्शन की बात करेंगे, जब नेगेटिव पोर्शन की बात करेंगे तो इसको बुलाने प्लस वाला पोर्शन आएगा। तो इधर की ओर इस तरह से आ गया प्लस प्लस प्लस। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर तो आपका NaCl ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये NaCl ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे पहुँच गए आप तो NaCl का जो पॉजिटिव पोर्शन है, NaCl का जो पॉजिटिव पोर्शन है दैट इज़ Na+ को वाटर का निगेटिव वाला पोर्शन अपनी ओर खींचेगा। निगेटिव वाला मतलब OH-। तो Na+ को वाटर का निगेटिव पोर्शन अपनी ओर खींचेगा और Cl- को वाटर का पॉजिटिव पोर्शन अपनी ओर खींचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस प्लस और इस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होने लगेंगी? बढ़ने लगेंगी। इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगेंगी। तो यहाँ से इसका थर्ड पोर्शन देखा है, दैट इज़ ये है आपका Na+ और ये है बेटा आपका Cl-। एक है Na+ और दूसरा क्या है? Cl-। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगा, ये हो गया घटने लगा, और इस Na+ को Cl- सराउंड करेगा ऐसे, ठीक। और इस Cl- को Na+ सराउंड करेगा ऐसे, Cl- को वाटर का H+ सराउंड कर रहा है ऐसे, ओके। और फिर ये वाला बॉन्ड और वीक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ब्रेक होगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। नॉर्मली NaCl को मैंने ऐसे रखा, इस NaCl के ऊपर पानी डाल दिया, मैंने पानी में डाल दिया, NaCl को पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। वाटर के पास एक प्लस वाला पोर्शन है और वाटर के पास एक माइनस वाला पोर्शन है। प्लस वाला पोर्शन H+ है, माइनस वाला पोर्शन OH- है। तो जैसे ही NaCl को मैंने वाटर में डाला तो वाटर का प्लस वाला पोर्शन क्या करेगा? इस माइनस को अपनी ओर खींचेगा, और जैसे ही NaCl को पानी में डाला तो इसमें
NaCl का जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको वाटर का नेगेटिव वाला पोर्शन अपनी ओर खींचेगा। तो इस प्लस को वाटर का नेगेटिव खींच रहा है, इस माइनस को वाटर का पॉजिटिव खींच रहा है, तो इनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा। और जब बॉन्ड वीक हो जाएगा तो मैंने क्या देखा कि ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक होने में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी, और इन केस ऑफ वाटर इट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? इन केस ऑफ वाटर इट इज़ नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब ज़रा गौर से देखो और देख के बताओ, यहीं पर सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जितना ज़्यादा Na+ और Cl- के बीच में चार्ज होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज Na+ और Cl- को दिया जाएगा, जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज Na+ और Cl- को दिया जाएगा, उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी। तो आज की बात कोई भी पूछे आपसे कि हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, तो आप बोलिएगा चार्ज और साइज पे। जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज प्रेजेंट होगा, जितना ज़्यादा अमाउंट का चार्ज प्रेजेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज़ होगी। ओके बच्चों, ये बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी, इसमें सबसे पहली बात चार्ज। चार्ज, हायर द चार्ज, हायर द चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, हायर द चार्ज, हायर इज हाइड्रेशन एनर्जी, हायर इज हाइड्रेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? हायर इज हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज। उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से लिख लीजिए, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन मोड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन। जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन पे चार्ज लेकर के आओगे, जितना ज़्यादा कैटायन और एनायन पे चार्ज लेकर के आओगे, उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करा पाओगे। तो अगर आपकी इच्छा है कि ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ हो, तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए कैटायन पे चार्ज और एनायन पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाय विच वी कैन सॉल्व मेनी क्वेश्चंस दैट इज़ आस्किंग इन द JEE एग्जामिनेशन, JEE मेंस, JEE एडवांस एंड नीट एग्जामिनेशन। दिस इज़ अ प्रॉब्लम। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा कैसे होगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैटायन और एनायन, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने में, और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि ज़्यादा चार्ज कैटायन और एनायन पे लेकर के आओ, ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी लेकर के जाओ। ओके, तो ये फार्मूला मैंने देख लिया। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है पहला चार्ज के ऊपर। मोर द चार्ज, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मोर विल बी द हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी बच्चों। ओके बेटा, तो देखें यहाँ पे ये हो गया हमारे पास। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे F-O-2 N-3। अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर आप डायरेक्टली ज़्यादा मत बोलिए, सिर्फ इतना बता दीजिए इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, या व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी फॉर गिवन दैट।
फॉर लाइक दैट, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे चार्ज 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। ओके प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। Li प्लस Be प्लस 2 एंड बोरान प्लस 3, यहाँ पे 3 चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज, यहाँ पे 1 चार्ज, तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी यहाँ पे। ओके बच्चों, Na प्लस Mg प्लस 2, Na प्लस Mg प्लस 2, Al प्लस 3, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, He हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। ये भी हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये भी आपका हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो मैंने क्या देखा, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी चाहते हो उतना ही ज़्यादा कैटायन पे और एनायन पे चार्ज लेके आओ। कैटायन और एनायन पे अगर ज़्यादा चार्ज लेकर के आओगे तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को पाओगे। जितनी ज़्यादा कैटायन और एनायन पे चार्ज लेकर के आओगे उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी को पाओगे, ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज़ होती है। नेक्स्ट साइज की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं। तो साइज जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, ठीक है। तो स्मॉलर द साइज, बच्चों देखो, स्मॉलर द साइज मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। स्मॉलर द साइज मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी, मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। और ये एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है, और रिलीज़ हुई एनर्जी सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। इस बारे में बहुत बात हो चुकी है आपसे। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कराओगे उतना ही ज़्यादा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा आपका। ओके प्यारे बच्चों, तो ये देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम प्लस। अब कह रहा है कि इन सब में हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, तो सबसे बड़ा है सीजियम, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो जितना बड़ा होगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज डिपेंड 1 अपॉन साइज। साइज की वैल्यू जितनी छोटी होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे साइज सबसे बड़ा तो हाइड्रेशन एनर्जी छोटी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ व्हाट? दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेमकासर बा। जो सबसे बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, तो सबसे कम इसकी बेरियम सबसे बड़ा होगा, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, और फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज पे और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पे। चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आप आंख बंद करिए बोल दीजिए चार्ज पे और साइज पे। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है वो पूछ रहा है कि इन दोनों में अगर किसी एक पे डिपेंड करना हो तो कहाँ करेगी? चार्ज पे।
बिकॉज चार्ज इज डोमिनेटेड ओवर साइज, चार्ज इज डोमिनेटेड ओवर साइज। बात समझ में आ रही है बच्चों? चार्ज इज डोमिनेटेड ओवर साइज, चार्ज की वैल्यू साइज पे डोमिनेट करेगी। अच्छा ये देखो, एक हमारे पास लिथियम प्लस है और दूसरा है सोडियम प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। अगर आपसे कोई पूछे, यह है हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो साइज बढ़ेगा। यानी हाइड्रोजन से बड़ा है लिथियम, लिथियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से बड़ा रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लिथियम ये है और सोडियम ये है, तो लिथियम और सोडियम के आयन जो बनेंगे, तो लिथियम का आयन ये है, सोडियम का आयन ये है। नॉर्मली लिथियम से बड़ा होता है सोडियम। अगर लिथियम गैस फेज में हो और सोडियम गैस फेज में हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है इस समय, लिथियम गैस फेज में हो और सोडियम गैस फेज में हो, तो सोडियम अगर गैस फेज में है तो इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू लिथियम इन गैस फेज। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ केमिस्ट्री। ओके, लिथियम गैस फेज में और सोडियम गैस फेज में तो सोडियम बड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, अब डिस्कशन जो होने जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिथियम प्लस और सोडियम प्लस, सोडियम बड़ा है और लिथियम क्या है सर? छोटा है, ठीक। और अगर यहाँ पे काम हो रहा था गैसियस फेज में, यहाँ पे काम हो रहा था गैसियस फेज में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिथियम और सोडियम में कौन बड़ा है, तो आप बोल दीजिएगा, नॉर्मली अगर ये ना भी दिया हो तो बोल दीजिएगा सोडियम बड़ा होगा, ठीक। लेकिन अगर एक्वस फेज की बात की जाए, अगर एक्वस फेज की बात की जाए कि लिथियम और सोडियम में कौन बड़ा है, तो लिथियम छोटा है, लिथियम छोटा है और सोडियम बड़ा है। सोडियम बड़ा होगा तो यहाँ पे वाटर की सिर्फ एक लेयर आकर के इसके ऊपर चढ़ेगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ सोडियम प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक वाटर की लेयर चढ़ेगी। लेकिन जब हम बात करेंगे लिथियम प्लस की, तो लिथियम प्लस साइज में छोटा है, तो यहाँ पे एक वाटर की लेयर ऐसे चढ़ेगी, फिर दूसरी वाटर की लेयर चढ़ेगी, फिर तीसरी वाटर की लेयर चढ़ेगी, चौथी चढ़ेगी, पांचवी चढ़ेगी, छठी चढ़ेगी, इस तरह से। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर बताइए कि आपको बताना है लिथियम इन एक्वस फेज और सोडियम इन एक्वस फेज कौन बड़ा है, तो जब एक्वस फेज की बात करोगे तो लिथियम प्लस का साइज छोटा होने के कारण, लिथियम प्लस का साइज छोटा होने के कारण इसके ऊपर 6 वाटर की लेयर्स ओवरलैप हो जाएंगी, ओवरलैप नहीं सॉरी, सराउंड करेंगी, इसको घेर लेंगी। लिथियम का साइज छोटा होने की वजह से इसके ऊपर 6 वाटर की लेयर आ जाएंगी और सोडियम प्लस का साइज बड़ा होने की वजह से सिर्फ 1 वाटर की लेयर आएगी। तो 1 वाटर की लेयर आई और इसके ऊपर 6 वाटर की लेयर आई। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लिथियम प्लस इन एक्वस फेज सोडियम से बड़ा है कि छोटा, तो आपको लग ही रहा होगा। लिथियम प्लस के ऊपर 6 लेयर आ गई तो ये बड़ा हो गया और सोडियम प्लस के ऊपर सिर्फ 1 लेयर। तो अगर आपसे कोई कह रहा है कि सर लिथियम प्लस इन एक्वस फेज, एक्वस एंड सोडियम प्लस इन एक्वस फेज, तो एक्वस फेज की जब बात करेंगे तो लिथियम छोटा है, इसके ऊपर 6 वाटर की लेयर आ जाएंगी, तो जो इफेक्टिव साइज होगा लिथियम का वो बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वाला कैलकुलेशन लिथियम प्लस गैस एंड सोडियम प्लस गैस,
अगर आपसे कोई कह रहा है कि गैस फेज की बात करो, तो गैस फेज की जब बात करेंगे तो सोडियम प्लस बड़ा है और गैस फेज में लिथियम प्लस छोटा है। लेकिन एक्वस फेज में लिथियम प्लस बड़ा हो जाएगा और सोडियम प्लस छोटा हो जाएगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि हम अगर गैस फेज की बात करेंगे तो जो नॉर्मल ऑर्डर है वही माना जाएगा, और जब एक्वस फेज की बात करेंगे तो छोटा वाला आयन अपने ऊपर 6 लेयर बना लेगा, बड़ा वाला आयन सिर्फ 1 लेयर बना पाएगा। इसीलिए छोटा वाला अब बड़ा हो जाएगा एक्वस फेज में और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो दिस इज़ द ऑर्डर, ठीक है, कि गैस फेज में क्या होगा और एक्वस फेज में क्या होगा। कल हम लोग इसके आगे मिलते हैं आपसे। थैंक यू बेटा।